नमस्कार। आज हम सफर करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में। करीब 1200 साल के लंबे समय की बात है ये। सोचिए, इस दौर में बड़े बड़े साम्राज्य बने, नए नए शहर बसे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमें ये सब पता कैसे चला। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोच कर देखिए, पूरे देश में चट्टानों पर, खंभों पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कोई उसे पढ़ नहीं सकता। सदियों तक ये सिर्फ पत्थर पर बने कुछ निशान थे, बस। इनकी भाषा क्या थी, लिपि कौन सी थी, सब कुछ एक राज था, पूरी तरह से गुम। और यही सवाल था जो इतिहासकारों को सालों साल परेशान करता रहा। आखिर इन खामोश पत्थरों में छिपा क्या है? किसी महान राजा की कहानी या फिर आम लोगों की जिंदगी का कोई किस्सा? यही वो सवाल है जिसके जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इन पुरानी लिपियों के कोड को तोड़ा गया और कैसे अतीत के बंद दरवाजे खोले गए। ये सब मुमकिन हो पाया पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी की वजह से। ये वो विज्ञान है जो इन पुराने शिलालेखों की स्टडी करता है। मतलब ये किसी जासूसी के काम से कम नहीं है, जहां हर एक निशान, हर एक अक्षर एक सुराग होता है। और इस पूरी जासूसी कहानी के जो हीरो थे, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। बात है 1830 के दशक की। उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी के लिए भी नामुमकिन सा लगता था। जी हाँ, उन्होंने भारत की दो सबसे पुरानी लिपियों, ब्राह्मी और खरोष्टी, को पढ़ लिया। प्रिंसेप का तरीका ना सच में कमाल का था। उन्होंने आज की लिपियों जैसे बंगाली और देवनागरी से शुरू किया और फिर पुराने शिलालेखों से अक्षरों को मिलाते मिलाते वो वक्त में पीछे जाते गए। और इसी तरह धीरे धीरे वो सबसे पुरानी ब्राह्मी लिपि को समझने में कामयाब हो गए। अब जो दूसरी लिपि थी, खरोष्ठी, उसको समझने की चाबी मिली इन सिक्कों से। ये सिक्के हिंद यूनानी राजाओं के थे, जिन पर राजा का नाम यूनानी और खरोष्ठी दोनों लिपियों में लिखा होता था। अब क्योंकि विद्वान यूनानी तो पढ़ ही सकते थे, तो उन्होंने बस अक्षरों का मिलान किया और खरोष्ठी का राज भी खुल गया। तो जब इन शिलालेखों को पढ़ लिया गया, तो इनसे क्या पता चला? इनसे कहानी सामने आई एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन रहस्यमयी राजा की। लगभग हर शिलालेख में एक उपाधि मिली, पियद्दस्सी, जिसका मतलब होता है जिसका मुख देखने में प्रिय हो या मनोहर मुख वाला। लेकिन सवाल ये था कि ये पियद्दस्सी था कौन? ये एक और बहुत बड़ी पहेली थी। इसका जवाब मिला जब विद्वानों ने इन शिलालेखों की तुलना बौद्ध ग्रंथों से की। उन ग्रंथों में मौर्य वंश के एक महान राजा अशोक का जिक्र था। फिर कुछ शिलालेखों में अशोक नाम भी मिल गया। बस फिर क्या था, जल्द ही ये साफ हो गया कि पियद्दस्सी और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक ही थे। तो चलिए अब उस विशाल साम्राज्य की तरफ चलते हैं, जिसका पता तब चला जब उसके शासक की पहचान हो गई। ये नक्शा अशोक के साम्राज्य की विशालता को दिखाता है। जहाँ जहाँ उनके शिलालेख मिले, वो सब इलाका उनके शासन में था। सोचिए, आज के अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा और दक्षिण में कर्नाटक तक। वाकई एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था ये। और सबसे अहम बात यह है कि अशोक पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने संदेशों को पत्थर पर खुदवाकर सीधे अपनी प्रजा तक पहुंचाया। उन्होंने इसका इस्तेमाल धम्म के अपने दर्शन को फैलाने के लिए किया, जिसमें बड़ों का आदर करना, गुलामों से अच्छा बर्ताव करना और सभी धर्मों का सम्मान करना शामिल था। अशोक के शिलालेखों में जो सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला हिस्सा है, वो है कलिंग युद्ध का जिक्र। उन्होंने खुद लिखवाया कि उस जंग में हुई मारकाट और खून खराबा देखकर उन्हें कितना कितना गहरा दुख और पछतावा हुआ। सोचिए, एक सम्राट का ऐसा कबूलनामा इतिहास में ऐसा बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, अब कहानी को मौर्यों से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उनके बाद आने वाले शासकों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कैसे किया। देखिए, सिक्कों का जो विकास हुआ है ना, वो हमें सत्ता के बदलते अंदाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। शुरुआत हुई थी एकदम साधारण आहत सिक्कों से। फिर हिंद यूनानियों ने पहली बार राजा के नाम और चेहरे वाले सिक्के बनाए, और कुषाणों और गुप्तों के जमाने में तो ये कला और सोने की शुद्धता के मामले में अपने शिखर पर पहुंच गया। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। सिक्के अब सिर्फ व्यापार की चीज नहीं रह गए थे,
वो शासक की शान दिखाने और अपनी दैवीय स्थिति का दावा करने का एक जबरदस्त जरिया बन गए थे। देखिए, एक तरफ है बस कुछ साधारण निशान और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली राजा की भव्य तस्वीर। लेकिन एक मिनट, ये शिलालेख और सिक्के कहानी का सिर्फ एक ही पहलू बताते हैं, राजाओं का पहलू। आम लोगों की जिंदगी कैसी थी, इसे समझने के लिए हमें कुछ और स्रोतों की तरफ देखना होगा। यहाँ दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ शिलालेख राजा के ऊंचे ऊंचे आदर्शों की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जातक कथाओं जैसी लोक कथाएं एक तनाव भरे रिश्ते को दिखाती हैं, जहां लोग भारी भरकम टैक्स से बचने के लिए अपने गांव छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। ये पत्थर हमें बताते तो बहुत कुछ है, लेकिन इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। चलिए समझते हैं कि ये ऐतिहासिक सबूत के तौर पर कहाँ अधूरे रह जाते हैं। असल में शिलालेख हमें कभी भी पूरी कहानी नहीं बताते। कई बार वो टूटे फूटे होते हैं या अक्षर मिट चुके होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा राजाओं और अमीर लोगों का ही नजरिया दिखाते हैं। खेती कैसे होती थी, लोग अपने घरों में कैसे रहते थे, उनके त्योहार कैसे थे, उनके दुख सुख क्या थे, ये सब बातें इतिहास के पन्नों से गायब हैं, क्योंकि इन्हें इतना बड़ा या अनोखा नहीं समझा गया कि पत्थर पर खुदवाया जाए। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे आज हम इन पुराने शिलालेखों की खामोशियों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता भविष्य के इतिहासकार भी हमारे आज के डिजिटल युग के अनकहे किस्सों को समझने के लिए इतनी ही मशक्कत करें। कौन सी कहानियां हैं जो पीछे छूट जाएंगी? इस पर सोचिएगा जरूर।